हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए आयनन विभव को निकालने का तरीका बताऊंगा कि आयनन विभव के मानों को, आयनाइजेशन पोटेंशियल के मानों को हम किस तरीका से निकालते हैं, ठीक है ना। और इसके रेस्पेक्ट में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक से आप लोग कैसे भी एलिमेंटों के अंदर आईपी का मान आसानी से निकाल सकते हो, उस ऑर्डर को आसानी से निकाल सकते हो। इसलिए आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आयनन विभव से रिलेटेड जितने भी टाइप के आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए करवाऊंगा, ठीक है ना। आप लोगों की लैब असिस्टेंट की एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आयनन विभव से रिलेटेड, वो सभी टाइप के क्वेश्चनों के बारे में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। तो मेरे साथ आप लोग लेक्चर में लास्ट तक बने रहना। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा वैसे ही आयनन विभव के जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सभी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से आ जाएंगे, ठीक है ना। शुरू में एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करके बताऊंगा, उसके बाद सभी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने, आपके सॉल्व करने के बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा, तब आप अपना मिलान कर लेना कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सही किए हैं गलत किए हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पूरा ध्यान आप बोर्ड पर रखना, अभी आप लोगों को सारी चीज अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीका से बनता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैंने किसको ले लिया, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है ना। इसके अंदर क्या करना है, आप लोगों को आईपी फर्स्ट का ऑर्डर बताना है, ठीक है ना। आईपी फर्स्ट का ऑर्डर बताना है, आईपी सेकंड का ऑर्डर बताना है, और इसमें हम लोगों को क्या बताना है, आईपी थर्ड का, ठीक है ना। तो देखो, आईपी फर्स्ट का ऑर्डर में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है ना। ये जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो मैं किसके लिए बताऊंगा, आईपी सेकंड का ऑर्डर निकालने के लिए और आईपी थर्ड का ऑर्डर निकालने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि आईपी फर्स्ट के मानों को या आईपी फर्स्ट का जो ऑर्डर है वो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि आईपी फर्स्ट का मतलब क्या हुआ। आईपी फर्स्ट का मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी भी एलिमेंट के वैलेंसी सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है तो उसको हम आईपी फर्स्ट बोलेंगे। अगर आप लोगों ने वैलेंसी सेल से दो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला है तो उसको हम आईपी सेकंड बोलेंगे। और अगर आपने वैलेंसी सेल से तीन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आईपी थर्ड बोलेंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। अब देखो सुनो, एक आवर्त होता है, एक पीरियड होता है, उसके अंदर क्या होता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीका से होते हैं एक आवर्त के अंदर, एक पीरियड के अंदर। तो आप लोगों को पता है, जब हम एक आवर्त में लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, अर्थात तो जो नाभिक होती है उसका इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तो आईपी के मान बढ़ेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब आईपी फर्स्ट का ऑर्डर बनाऊं मैं तो यहां पर सबसे ज्यादा आईपी के मान किसको होंगे, फ्लोरीन के। बिल्कुल सही बात है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, ठीक है ना। भाई हम यही तो बोले हैं, जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो आईपी के मान बढ़ते हैं, ठीक है ना। आईपी के मान क्या होते हैं, आप लोगों के बढ़ते हैं। आईपी के मान बढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा किसको होंगे, फ्लोरीन के। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की। तो आप लोगों को जब मैंने आयनन विभव में अपवाद, एक्सेप्शनल केस पढ़ाए थे, तब मैंने आप लोगों को एक रीजन दिया था कि आयनन विभव के मान होने किसके चाहिए, ऑक्सीजन के, लेकिन होते किसके हैं, नाइट्रोजन के। और यहां पर मैंने रीजन दिया था अर्धपूरित विन्यास, मतलब हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन। क्योंकि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होता है भाई उसका, वो क्या होता है, 2p3, और ऑक्सीजन का क्या होता है, 2p4 होता है। तो आप लोगों को पता है 2p3 एक अर्धपूरित विन्यास होता है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है, तो इससे आप आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। जबकि 2p4 जो कॉन्फिगरेशन होता है ऑक्सीजन का, ये एक अपूर्ण विन्यास होता है जिसमें आप आसानी से इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकते हो। इसीलिए इस अर्धपूरित विन्यास की वजह से, हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन की वजह से नाइट्रोजन के क्या होते हैं, नाइट्रोजन के जो आईपी के मान होते हैं वो फ्लोरीन से क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है ना। और ऑक्सीजन से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। ये जो नाइट्रोजन होता है आईपी के मान फ्लोरीन से तो क्या होते हैं, कम, लेकिन ऑक्सीजन से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। और इसका रीजन होता है हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन, मतलब अर्धपूरित विन्यास। चलो ठीक है, और ये चीज मैंने आप लोगों को आयनन विभव के अपवादों में भी पढ़ाई है। चलो ठीक है, अब किसका नंबर आएगा, अब आप लोगों का आएगा किसका, कार्बन का, और अब आपका नंबर आएगा बोरॉन का। ये जो ऑर्डर लिखा है मैंने, ये मैंने किसका ऑर्डर लिखा, आईपी फर्स्ट के मानों का, ठीक है ना। ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर आप लोगों का किसका, आईपी फर्स्ट के, ठीक है ना। सबसे ज्यादा किसके होंगे, फ्लोरीन के होंगे, ठीक है ना। फिर किसके होंगे, नाइट्रोजन, फ्लोरीन के सबसे ज्यादा होंगे, फ्लोरीन से कम नाइट्रोजन के होंगे, नाइट्रोजन से कम ऑक्सीजन के होंगे, फिर कार्बन के होंगे, सबसे कम किसके होंगे, बोरॉन के होंगे। तो आईपी फर्स्ट का ऑर्डर हो गया, और आईपी फर्स्ट के ऑर्डर में तो किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आईपी सेकंड और आईपी थर्ड के मान किस तरीका से निकालते हैं, इनका ऑर्डर किस तरीका से निकालते हैं, उसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। और ट्रिक में मैं केवल दो ही वर्ड बोलूंगा, दो वर्डों से आप लोग कैसे भी ऑर्डर के अंदर आप लोग
आईपी का मान आसानी से निकाल सकते हो। तो देखो ध्यान से समझना, मेरी ट्रिक क्या है, मेरी ट्रिक ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि सामने वाले ने ये क्वेश्चन दे दिया आप लोगों के लिए, ठीक है, और फिर बोलेगा निम्न में से आईपी सेकंड का ऑर्डर कौन सा सही है। तो आईपी सेकंड का ऑर्डर को आपको कैसे निकालना है वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। जैसे कि मुझे इसका आईपी फर्स्ट तो निकाल दिया, अब इसी का मुझे आईपी सेकंड निकालना है। तो मेरी ट्रिक क्या है, मेरी ट्रिक ये है कि ये जितने भी एलिमेंट आप लोगों के सामने लिखे हैं, जितने भी एटम आप लोगों के सामने लिखे हैं, ठीक है ना, इनसे पहले एक एक एटम को लिख देता हूं, ठीक है ना, इनसे पहले। तो आप लोगों को पता है, इधर देखो बोर्ड की तरफ रखना, पूरा ध्यान, अभी समझ में आ जाएगी। आप लोगों को पता है कि जो बोरॉन है, बोरॉन से पहले कौन आता है, बेरिलियम, ठीक है ना, ठीक है। कार्बन से पहले कौन आता है, बोरॉन, ठीक है ना। उसके बाद नाइट्रोजन से पहले कौन आता है, कार्बन। ऑक्सीजन से पहले कौन आता है, नाइट्रोजन। और फ्लोरीन से पहले कौन आता है, ऑक्सीजन। अरे सही तो है भाई, बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है, और बेरिलियम का कितना होता है, 4। तो पहले 4 आएगा, उसके बाद ही तो 5 आएगा, ठीक है ना। तो पहले एक एक एटम को लिख दो आप लोग, जैसे कि बोरॉन से पहले किसको लिख दिया, बेरिलियम को लिख दिया। कार्बन से पहले किसको लिख दिया, बोरॉन को लिख दिया। नाइट्रोजन से पहले कार्बन को लिख दिया। ऑक्सीजन से पहले नाइट्रोजन को लिख दिया। फ्लोरीन से पहले किसको लिख दिया, ऑक्सीजन को। ध्यान में रखना, ये ट्रिक मैं किसके लिए बता रहा हूं, आईपी सेकंड के लिए। ये आईपी सेकंड के लिए एक एक एटम आप पहले लेके आ जाओ। तो एक एक एटम में पहले लेके आ गए, अब इनका ऑर्डर निकाल लो। तो इनका ऑर्डर निकालोगे तो सबसे ज्यादा आईपी के मान किसके होंगे, नाइट्रोजन के, ठीक है ना। उससे कम किसके होंगे, ऑक्सीजन के। फिर किसके होंगे आप लोगों के, कार्बन के। अब आप लोगों को पता है यहाँ पर बेरिलियम और यहाँ पर बोरॉन है। तो हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसलिए जो बेरिलियम के जो आईपी के मान है वो बोरॉन से क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो अब कौन आएगा आप लोगों का, बेरिलियम, और अब आप लोगों का कौन आएगा, बोरॉन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। जब मैंने आयनन विभव के अपवाद बताए थे, एक्सेप्शनल केस आप लोगों को पढ़ाए थे, तब मैंने आप लोगों से बोली थी कि होने किसके चाहिए थे, बोरॉन के, लेकिन होते किसके हैं, बेरिलियम के। क्या, आईपी के मान। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब बेरिलियम का हम लिखते हैं और बोरॉन का लिखते हैं तो इसका क्या होता है, 2s2 होता है आयतन कोष का, और इसका क्या होता है, 2p1 होता है। तो आप लोगों को पता है इस एक इलेक्ट्रॉन को तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होता है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए आईपी के मान ज्यादा होंगे। इसीलिए बेरिलियम के आईपी के मान बोरॉन से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। बात समझ में आ गई ना। इसलिए मैंने पहले किसको लिखा, बेरिलियम को लिखा, उसके बाद मैंने किसको लिखा, बोरॉन को। लेकिन ध्यान में रखना, ये अभी आईपी सेकंड का ऑर्डर नहीं लिखा, अभी तो ट्रिक चल रही है हम लोगों की। अब आपको क्या करना है, एक बार फिर से बता देता हूं। जैसे कि ये एटम आप लोगों के सामने दे दिए, इनका आईपी सेकंड का ऑर्डर सामने वाले ने पूछा, तो आपको क्या करना है, इनसे एक एक एटम आप पहले चलो। तो एक एक एटम पहले हम लोग ये चल लिए, ठीक है ना। अब इसका ऑर्डर बना दो, इसका ऑर्डर बना दिया। अब जो के तो एक एक एटम आप बाद में ले आओ। जैसे कि आप लोगों को पता है नाइट्रोजन के बाद कौन आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कौन आता है, फ्लोरीन, ठीक है ना। कार्बन के बाद कौन आता है आप लोगों का, नाइट्रोजन। बेरिलियम के बाद आप लोगों को कौन आता है, बोरॉन। और बोरॉन के बाद आप लोगों का कौन आता है, कार्बन। और ये हो गया भैया आप लोगों का आईपी सेकंड, ठीक है ना। ये निकल गया आप लोगों का आईपी सेकंड का ऑर्डर। नहीं आई बात समझ में, एक बार फिर से मैं इस चीज को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ध्यान से समझना, ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। जो स्टूडेंट एक बार में समझ गए वो बहुत अच्छी बात है, और जिनके समझ में नहीं आई वो बता देता हूं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, जैसे कि ये आवर्त दे दिया आप लोगों के लिए, पीरियड दे दिया, ठीक है ना। इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, आईपी सेकंड के मान को निकालना है, ठीक है ना। आईपी सेकंड के मान को हम किस तरीके से निकालेंगे, उसका ऑर्डर पूछेगा वो आप लोगों से। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये जो आप लोगों के सामने एटम लिखे हुए ना, इनसे पहले एक एक एटम को लिख देना। तो देखो इनसे पहले एक एक एटम मैंने ये लिख दिया, फिर इनका ऑर्डर बना दो, फिर जो के तो ही आप लोग एक एक एटम बाद में ले जाओ। भाई एक एक एटम पहले लाओ तो फिर लास्ट में एक एक एटम बाद में ले जाओ। तो देखो ये आप लोगों का पीरियड था, आवर्त था, ठीक है ना। उसमें एक एक एटम हम पहले ले गए, ठीक है ना। फिर उसका ऑर्डर हमने बना दिया, फिर जो के तो ही एक एक एटम आप बाद में ले आओ। जैसे नाइट्रोजन के बाद कौन आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कौन आता है, फ्लोरीन। कार्बन के बाद कौन आता है, नाइट्रोजन। बेरिलियम के बाद कौन आता है, बोरॉन। और बोरॉन के बाद कौन आता है, कार्बन। ये हो गया आप लोगों का आईपी सेकंड। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आईपी थर्ड के मान बता देता हूं कि आईपी थर्ड के मान या आईपी थर्ड का ऑर्डर आप किस तरीके से निकालोगे। तो देखो उसको मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं, आईपी थर्ड है ना, उसको साइड में लिख देता हूं। तो एक बात ध्यान में रखना, जब आप आईपी सेकंड को निकाल ले हो तो एक एक एटम पहले लेके जाना है, फिर उसको ऑर्डर बनाने के बाद एक एक एटम बाद में ले आना, ठीक है ना। लेकिन अगर वो आप लोगों से आईपी थर्ड का ऑर्डर पूछे तो आप लोगों को दो एटम पहले ले जाने हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है उनका आप लोगों को
वो ऑर्डर बना लेना, फिर जो के तो दो दो एटम बाद में ले जाना। कैसा है अभी समझ में आ जाएगी। जैसे कि मुझे इसका क्या निकालना है, IP3 का मान निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, दो दो एटम पहले ले जाऊंगा। तो देखो दो दो एटम, अब आपको पता है इससे दो एटम पहले कौन आता है, लिथियम। इसको देखना, इससे दो एटम पहले कौन आता है, लिथियम, ठीक है ना। उसके बाद कौन आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, और ये हो गया आप लोगों का नाइट्रोजन। बात समझ में आ गई ना। बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5, कार्बन का कितना होता है, 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का कितना होता है, 9। बात करता हूं लिथियम का कितना होता है, 3, ठीक है ना, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है, ठीक है ना। तो दो दो एटम में पहले लेके आ गए। अब इसका क्या बना दो, ऑर्डर बना दो। तो इनके अंदर सबसे ज्यादा किसको होता है, नाइट्रोजन का, ठीक है, लिख दिया नाइट्रोजन का, ठीक है ना। नाइट्रोजन के बाद फिर कौन होता है, कार्बन, फिर कौन होता है, बेरिलियम, फिर कौन होता है, बोरॉन, और सबसे कम किसको होते हैं, लिथियम के। बात समझ में आ गई ना। अब जो के तो दो दो एटम आप लोग बाद में ले आओ, ठीक है ना। दो दो एटम पहले लिख दिए और उसका ऑर्डर बना दिया, फिर जो के तो दो दो एटम बाद में ले आओ। जैसे कि नाइट्रोजन के दो बाद कौन आता है आप लोगों का, फ्लोरीन, ठीक है ना। नाइट्रोजन, कार्बन के दो बाद कौन आता है आप लोगों का, ऑक्सीजन, ठीक है ना। बेरिलियम के दो बाद आप लोगों का कौन आता है, कार्बन। बोरॉन के दो बाद आप लोगों का कौन आता है, नाइट्रोजन, ठीक है ना। और आप लोगों का लिथियम के दो बाद आप लोगों को कौन आता है, बोरॉन। ये हो गया भैया आप लोगों का IP3 का मान, ठीक है ना। ये IP3 का मान या IP3 का आप लोगों का ऑर्डर हो गया। पहले तो ये बात बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं आई। ये IP1 हो गया, ये IP2 हो गया और ये IP3 हो गया। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, ध्यान से समझना, पूरा फोकस मेरी तरफ रखना। जैसे कि सामने वाला इस तरीका से आप लोगों के लिए आवर्त देगा, पीरियड देगा, उसमें IP का ऑर्डर पूछेगा। हो सकता है वो IP1 पूछ ले, IP2 पूछ ले, IP3 पूछ ले। तो हम तो अपनी तैयारी को बिल्कुल सॉलिड रखते हैं। हमारी तरफ से तो वो IP1 पूछ, IP2 पूछ या IP3 पूछ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो देखो IP1 के मान तो आप आसानी से निकाल दोगे, IP1 में तो कोई दिक्कत नहीं है। बस एक चीज को ध्यान में रखना कि लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो IP के मान बढ़ते हैं। कुछ अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है, उनको ध्यान में रख लेना। जैसे कि यहां पर मैंने बात की थी, तो जैसे कि होने किसके चाहिए थे, ऑक्सीजन के, लेकिन होते किसके, नाइट्रोजन के। तो इसका मैंने रीजन दिया है। यहां पर बेरिलियम को, बोरॉन का होने किसके चाहिए, ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो बोरॉन के होने चाहिए, लेकिन होते किसके, बेरिलियम के। ये एक दो अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है, उनको ध्यान में रख लेना। बाकी के IP1 में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, बात मैं IP2 की करता हूं। तो IP2 में मैंने जो ट्रिक बताई है वो ये बताई है कि इसका मुझे IP2 का मान निकालना है, ठीक है ना। इसका मुझे IP2 का ऑर्डर निकालना है। तो आप लोगों को क्या करना है, क्या इससे पहले एक एक एटम लिख दो। तो देखो इससे पहले एक एक एटम मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना, एक एक एटम पहले लिख दिया, फिर इसका ऑर्डर बना दो। ये ऑर्डर आप लोगों ने बना दिया, फिर जो के तो ही आप लोग एक एक एटम बाद में ले जाओ। जैसा कि ये आप लोगों का आवर्त है, पीरियड है, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, IP2 का मान निकालने के लिए या IP2 का ऑर्डर निकालने के लिए एक एक एटम हम पहले ले गए। जैसे कि आप लोगों को पता है बोरॉन का 5 होता है, बेरिलियम का कितना होता है, 4। तो पहले कौन आता है, बेरिलियम, उसके बाद कौन आता है, बोरॉन, ठीक है ना। कार्बन से पहले कौन होता है, बोरॉन। कार्बन से पहले कौन होता है, बोरॉन। नाइट्रोजन से पहले कौन होता है, कार्बन। ऑक्सीजन से पहले कौन होता है, नाइट्रोजन। और फ्लोरीन से पहले कौन आता है आप लोगों को, ऑक्सीजन। तो इनका ऑर्डर बना दो, बना दिया, इसका ऑर्डर बना दिया। फिर जो के तो एक एक एटम आप बाद में ले जाओ। जैसे कि नाइट्रोजन के बाद कौन आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कौन आता है, फ्लोरीन। और आप लोगों को कार्बन के बाद कौन आता है, नाइट्रोजन। बेरिलियम के बाद कौन आता है, बोरॉन। और बोरॉन के बाद आप लोगों को कौन आता है, कार्बन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। ये IP2 का मान हो गए। अगर कोई IP3 का मान पूछे तो क्या करोगे, दो दो एटम पहले ले जाना, फिर दो दो एटम पहले लेने के बाद उसका ऑर्डर बना देना, फिर जो के तो दो दो एटम बाद में कर देना। जैसे कि इसी का मैंने IP3 का मान निकाला, तो मैंने क्या किया, दो दो एटम में पीछे ले गया, सॉरी दो दो एटम में पहले ले गया, दो दो एटम पहले ले गया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने उनका ऑर्डर बना दिया, फिर जो के तो दो दो एटम बाद में कर दिए। जो ऑर्डर निकल कर सामने आएगा वो आप लोगों का IP3 का मान होगा या IP3 का ऑर्डर होगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अभी और अच्छी तरीका से समझ में आ जाएंगे। अभी मैं कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। उन क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद, ठीक है ना, फिर अपनी पहचान करना अपने आंसर की कि आपने जो किया है वो सही किया है गलत, क्योंकि उसका आंसर मैं भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये तो एक एग्जांपल के आधार पर मैंने IP1 समझा दिया, IP2 समझा दिया और IP3 समझा दिया। अब मैं आप लोगों के लिए एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं, उनको सॉल्व करो आप लोग, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, उनको सॉल्व करो और उनके आंसर दो।
तो देखो अब आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चन नंबर 1 को ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। एक आवर्त को लिख रहा हूँ, मैं पीरियड को लिख रहा हूँ। ये ले लिया मैंने सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है ना। इसका क्या बताना है आप लोगों को, आईपी फर्स्ट का क्रम बताओ, आईपी फर्स्ट का क्रम बताओ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि थोड़ा टाइम मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा टाइम मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, ठीक है ना। और जिन स्टूडेंट को ज्यादा टाइम की आवश्यकता है वो एक काम करना, वीडियो को आप लोग रोक देना, ठीक है ना, क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन को अगर आप लोगों के लिए 2 मिनट दूंगा तो आप लोगों को पता वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए दे दिया, तो वीडियो को आप वहीं पर रोक देना, क्योंकि मैं तो इनके आंसर बताता चलूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। बस थोड़ा मैं आप लोगों के लिए लगभग 10 सेकंड का टाइम दूंगा। 10 सेकंड में अगर आप लोग सॉल्व कर दोगे तो अच्छी बात है। अगर आप लोगों से 10 सेकंड में सॉल्व नहीं हो रहा है तो वीडियो को रोक देना, क्योंकि मैं तो 10 सेकंड के बाद उसका आंसर बताऊंगा, तब आप अपना मिलान कर लेना, ठीक है। तो आराम से सॉल्व कर लो इसको। कर लिया सॉल्व, चलो ठीक है, मैं सॉल्व करके बता देता हूं, ठीक है ना। जिन स्टूडेंट से सॉल्व नहीं आया वो वीडियो को रोक लेना, वीडियो को रोकने के बाद उसको सॉल्व कर लेना, फिर मेरे वाला आंसर देख लेना, तब मिलान कर लेना कि आपने सही किया है गलत किया है। तो देखो आप लोगों को पता है कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो आईपी के मान बढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो आईपी के मान बढ़ते हैं। तो कॉमन सी बात है, ये कौन हो गई, आर्गन। तो आर्गन अक्रिय गैस होती है, नोबल गैस होती है, और उसका कॉन्फिगरेशन होता है स्टेबल होता है, और स्टेबल कॉन्फिगरेशन से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो आईपी के मान आप लोगों को, आईपी मतलब जो एनर्जी वो ज्यादा देनी पड़ेगी, और अगर एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो आईपी के मान बढ़ जाएंगे। इसका मतलब इन सब में ज्यादा जो आईपी के मान होंगे वो किसके होंगे, आर्गन के, ठीक है ना। आर्गन से कम किसके होंगे, क्लोरीन के। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि अब कौन आ गया, आर्गन हो गया, क्लोरीन हो गया। अब बात करता हूं मैं फास्फोरस की और सल्फर की। तो आप लोगों को पता है कि फास्फोरस का क्या होता है आप लोगों का, जो फास्फोरस का जो विन्यास होता है आप लोगों का, वो क्या होता है आप लोगों का, हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन। अर्थात पी में यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, और यहां पर पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो आप लोगों को पता है कि जो हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन होता है वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है, और स्टेबल कॉन्फिगरेशन से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए फास्फोरस के ज्यादा होंगे, उससे कम किसके होंगे, फिर आप लोगों के सल्फर के होंगे, ठीक है ना, फिर किसके होंगे, सिलिकॉन के होंगे। अब बात करता हूं मैं आप लोगों की एल्यूमिनियम के, मैग्नीशियम के। तो आप लोगों को पता है कि जो मैग्नीशियम होता है उसमें फुल कॉन्फिगरेशन होता है। ये मैंने आप लोगों के लिए, जब मैंने आप लोगों के लिए आयनन विभव में अपवाद पढ़ाए थे तब मैंने इन चीजों का डिस्कशन किया था कि मैग्नीशियम के आईपी के मान ज्यादा होते हैं और एल्यूमिनियम के कम होते हैं, और इसका रीजन दिया था पूर्ण पूरित विन्यास, मतलब फुलफिल्ड कॉन्फिगरेशन। इसीलिए अब नंबर किसका आएगा, मैग्नीशियम का, और अब नंबर किसका आएगा, एल्यूमिनियम के, और इस पर सबसे कम किसके होंगे, सोडियम के होंगे। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। ये हो जाता है इसका आईपी फर्स्ट, ठीक है ना, ये क्या हो जाता है इसका आईपी फर्स्ट, ठीक है ना। अगर इसी का आप लोगों को आईपी सेकंड निकालना है तो आईपी सेकंड निकालने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से समझना, ट्रिक हमारी वही है। आईपी सेकंड निकालने के लिए ट्रिक हमारी वही है। आप लोग क्या करोगे कि जितने भी एलिमेंट, जितने भी एटम आप लोगों को सामने लिखे, इनसे पहले एक एक एटम को लिख देना, ठीक है ना। एक एक एटम को लिखने के बाद उसका ऑर्डर बना लेना, और उस ऑर्डर में एक एक एटम बाद में ले आना, वो किसका हो जाएगा, आईपी सेकंड का। अगर इसी का कोई आईपी थर्ड पूछे तो दो दो एटम पहले ले जाना, दो दो एटम पहले लाने के बाद फिर उनका ऑर्डर बनाना, फिर जो के तो दो दो एटम आप लोग बाद में कर देना, वो आईपी थर्ड का मान हो जाएगा। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के सामने निकाले थे, इस तरीका से आप लोग आसानी से निकाल लेना। अगर किसी भी तरीका से कोई आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, बार बार में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल आप लोग कोचिंग के नंबर पर कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना। कोई भी प्रकार से अगर इस ट्रिक में अगर आपको बार बार में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप कोचिंग के नंबर पर कॉल करके मुझे पूछ सकते हो, ठीक है ना, व्हाट्सएप कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई जरूर दूंगा। एक बार फिर से मैं ट्रिक को बता देता हूं। देखो आईपी फर्स्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकल जाएगी। ये ट्रिक जो बता रहा हूं आईपी सेकंड के लिए और आईपी थर्ड के लिए। आईपी सेकंड के मान कैसे निकालोगे या आईपी सेकंड का ऑर्डर कैसे निकालोगे, जैसे कि मुझे इसका आईपी सेकंड निकालना है तो आप लोगों को क्या करना है, दो एक एक एटम आप लोग पहले ले आओ, ठीक है ना, एक एक एटम पहले ले आओ। एक एक एटम पहले लाने के बाद फिर उसका ऑर्डर बना लो, और उसमें फिर एक एक एटम जो कि तो बाद में कर दो, जैसे कभी थोड़ी देर पहले किया था हम लोगों ने, ठीक है ना, वो आपका आईपी सेकंड हो जाएगा। आईपी थर्ड का निकालना चाहते हो तो दो दो एटम पहले ले आओ, ठीक है ना, दो दो एटम पहले लाने के बाद फिर उसको ऑर्डर बनाना, फिर जो कि तो दो दो एटम बाद में कर दो, वो आपका आईपी थर्ड का मान हो जाएगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसको आप अपना मिलान कर लेना, मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का दूसरा हो गया
क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का दूसरा वो ये है आप लोगों का, निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आईपी थर्ड और आईपी फोर्थ में, आईपी थर्ड और आईपी फोर में, अधिकतम अंतर होगा, अधिकतम अंतर होगा मतलब मैक्सिमम डिफरेंस होगा, अधिकतम अंतर होगा, ठीक है ना, अधिकतम अंतर होगा मतलब मैक्सिमम डिफरेंस होगा। तो देखो मैं आप लोगों के सामने चार ऑप्शन दे रहा हूं ABCD के। यहां पर आप लोगों का पहला हो गया A, ठीक है ना, फिर B, यहां पर हो गया C, ये हो गया आप लोगों का D, ठीक है ना। इसमें आप लोगों को आंसर क्लिक करना है, कौन सा आंसर है आप लोगों का। यहां पर लिख देता हूं 1s2, 2s2, 2p6 और यहाँ पर 3s1, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ 1s2, 2s2, 2p6 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 3s2, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दिया 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दिया 3s2 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 3p1, चलो ठीक है। यहाँ पर लिख दिया डी वाले ऑप्शन में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, ठीक है ना। अब आप लोग इसका आंसर बताओ कि आंसर आप लोगों का कौन सा होगा, ठीक है ना, फिर मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। कर दो आराम से सॉल्व। आप लोगों को क्या करना है, थर्ड और फोर्थ के अंदर डिफरेंस बताना है, मैक्सिमम डिफरेंस किसमें होगा आईपी के मान में। देखो अब मैं आप लोगों के सामने सॉल्व कर देता हूं, ठीक है ना, ध्यान से समझना। आईपी थर्ड और आईपी फोर्थ का मैक्सिमम डिफरेंस देखना है कि कहां पर आईपी के मान ज्यादा होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग ध्यान से समझना, क्या आईपी थर्ड का मतलब समझ गए कि 3 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल रहे हो। अगर चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको तकलीफ हो रही है तो वहां पर आपका आईपी का जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा होगा। मेरी बात नहीं आई समझ में, मैं ये बोल रहा हूं आईपी थर्ड और आईपी फोर में डिफरेंस बताने का मैक्सिमम डिफरेंस कहां पर होगा। तो आईपी थर्ड का मतलब समझे, 3 इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल चुके हो, अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल रहे हो। अगर चौथा इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकाल रहे हो तो वहां पर आईपी का डिफरेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो चलो चेक करते हैं। तो देखो इधर देखते चलना बोर्ड की तरफ, मैं इधर बता देता हूं। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के देखते हैं चौथा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलता है। पहला इलेक्ट्रॉन एस से निकल गया, ठीक है, दूसरा भी एस से दूसरा किससे निकल गया, पी से, ठीक है ना। तीसरा इलेक्ट्रॉन भी आप लोगों का किससे निकल गया, पी से। अब देखो आप लोगों को पता है पहला इलेक्ट्रॉन आप एस से निकाल चुके हो, ठीक है ना, दूसरा आप लोगों का किससे निकला, पी से, ठीक है ना, तीसरा भी आप लोगों का किससे निकला, पी से। तो एक काम करो, अगर पी से एक तो एस से निकाल दिया, दो पी से निकाल दिया, ठीक है ना, तो यहां पर आप लोगों के कितने बनेंगे, यहां पर बचेगा आप लोगों का 2p4, सही है ना। एक तो एस से निकल गया और दो आप लोगों ने किससे निकाल दिए, पी से निकाल दिए, तो ये क्या हो गया 2p4, ठीक है ना। अर्थात जो चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों को किससे निकलेगा, 2p4 से। तो देखते हैं अभी पता लग जाएगा, चलो ठीक है। इस वाले के अंदर देखते हैं, दो इलेक्ट्रॉन आप लोग कहां से निकाल चुके हो, दो इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल चुके हो, आप एस से निकाल चुके हो, एक इलेक्ट्रॉन किससे निकाल चुके हो, पी से। तो यहां पर हो जाएगा आप लोगों का 2p5, ठीक है ना। ध्यान से समझते चलना, बात करता हूं मैं यहां पर। देखो आप लोगों को पता है एक इलेक्ट्रॉन पी से निकल गया और दो इलेक्ट्रॉन आप लोगों को किसके निकल, दो इलेक्ट्रॉन आप लोगों को किसके निकल गए, एस के, ठीक है ना। तो यहां पर जो बचेगा इनको तो अलग कर दो क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो ये बच गया आपका 2p6। चलो ठीक है, इस बारे में डिस्कशन करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, दो तो पी से निकल गए और एक एस से निकल गया, तो यहां पर क्या बन गया 3s1। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सबके अंदर से मैं 3-3 इलेक्ट्रॉन निकाल चुका हूं। 3-3 इलेक्ट्रॉन क्यों निकाले, क्योंकि हमें डिफरेंस देखना है थर्ड और फोर्थ में। तो पहले 3 निकाल दो। अब ये देखो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है। अगर चौथा इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकल रहा है तो वहीं पर जो थर्ड और फोर्थ का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। चेक करते हैं, देखो यहां पर चौथा इलेक्ट्रॉन 2p4 से निकल रहा है, तो आप लोगों को पता है 2p4 तो अपूर्ण विन्यास होता है, तो इसके तो नहीं होगा डिफरेंस ज्यादा। बात करता हूं 2p5, तो 2p5 भी आप लोगों को पता है अपूर्ण कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनकम्प्लीट आप लोगों का कॉन्फ़िगरेशन होता है। चलो ठीक है, बात करता हूं 2p6 के, बिल्कुल 2p6 आप लोगों को पता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पी के अंदर जब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पूर्ण पूरित विन्यास होता है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। और अगर आप यहां से चौथा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो अब आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसको थोड़े पल के लिए साइड में कर देना, क्योंकि अभी डी को भी हमें चेक करना है। डी वाले में जाते हैं, तो आप लोगों को पता है दो इलेक्ट्रॉन हम किसमें से निकाल चुके हैं, पी में से,
एक इलेक्ट्रॉन हम किस में से निकाल चुके हैं, एस में से, तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी आप लोगों को किससे निकलेगा, एस से। तो एस में तो एक इलेक्ट्रॉन, तो वो तो आसानी से निकल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें सबसे ज्यादा तकलीफ कहां पर हुई है, सी वाले के अंदर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सी के अंदर 2p6 में से हम चौथा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, और आपको पता है ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए आप लोगों को आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। अब जिन स्टूडेंटों ने आंसर सी को किया है वो उनका सबका सही है। एक बार फिर से समझ लेना, यही बात समझ में, मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर जो डिफरेंस पूछा है वो आईपी थर्ड और आईपी फोर्थ का पूछा है। तो आपको क्या करना है, पहला सबसे तीन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल, तीन तक तो कुछ कॉन्सेप्ट ही मत लगाओ, तीन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, फिर चौथे इलेक्ट्रॉन को निकाल के देखो वो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है। अगर चौथा इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकल रहा है तो समझ जाना वही आप लोगों का आंसर होगा। चौथा इलेक्ट्रॉन 2p4 से निकलेगा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि तो आप लोगों को पता है एस टाइप कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहां पर क्या होगा, चौथा इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, 2p5 से, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 2p5 भी आप लोगों को पता जो एस टाइप विन्यास होता है, ठीक है ना। अब बात करता हूं 2p6, बिल्कुल 2p6 तो स्टेबल होता है, तो ये हम लोगों का आंसर हो सकता है। उससे पहले डी को भी चेक कर लो, चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों को कहां से निकला, एस से निकला, तो ये भी आप लोगों को पता है एस टाइप विन्यास होता है। तो इस टाइप विन्यास कौन सा हुआ आप लोगों का, 2p6 हुआ, इसलिए आप लोगों को आंसर होगा वो कौन होगा, सी होगा। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन 2 हो गए, अब मैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 3 ले रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने मैं तीसरा ले रहा हूं, देख लो उसको भी। तो देखो यहां पर मैं एक काम करता हूं, यहां पर तो क्या लिख देता हूं, मैं सेकंड लिख देता हूं, ठीक है ना। यहां पर तो मैं क्या लिख देता हूं, सेकंड लिख देता हूं, और यहां पर क्या लिख देता हूं, मैं थर्ड लिख देता हूं, ठीक है ना। मतलब आईपी सेकंड और आईपी थर्ड के अंदर आप लोगों को डिफरेंस देखना है कि मैक्सिमम डिफरेंस कहां पर होगा। मैं फिर से बता देता हूं, कोई स्टूडेंट गलत मत करना। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, फिर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन देखो कहां से निकलेगा। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकल रहा है तो समझ जाना वही आप लोगों का आंसर होगा। चलो ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर ए में लिख देता हूं मैं सोडियम, ठीक है ना। बी में लिख देता हूं मैं मैग्नीशियम, ठीक है ना। सी में लिख देता हूं मैं एल्यूमिनियम, और डी में लिख देता हूं मैं किसको, सिलिकॉन को, ठीक है ना। इनका आप लोग एक काम करना, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख लेना सबका, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के बाद फिर सॉल्व करना, तो आप लोगों को आसानी रहेगी। चलो निकालो इसका, आईपी सेकंड और आईपी थर्ड में मैक्सिमम डिफरेंस देखो आप लोग। कर लिया सॉल्व, कर लिया सॉल्व, चलो ठीक है, मैं सॉल्व करके बता देता हूं, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। जिन स्टूडेंट से सॉल्व नहीं हुआ है वो वीडियो को रोक देना, ठीक है ना, फिर सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद फिर वीडियो को चालू करना, तो आपको पता लग जाए मैं यहां पर आंसर बता रहा हूं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख देंगे। तो देखो हमें यहां पर आंसर देने के लिए क्या करेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख देता हूं, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, और ये क्या हो गया 3s1, क्योंकि हमें पता है कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 11 होता है, ठीक है ना। मैग्नीशियम का आपको पता कितना होता है, 12, तो क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6, और यहां पर लिख दो 3s2, चलो ठीक है। एल्यूमिनियम के लिख दो 1s2 2s2, एल्यूमिनियम का कितना होता है 13, तो यहां पर लिख दो 1s2 2s2 2p6, यहां पर लिख दो 3s2, और यहां पर लिख दो 3p1, ठीक है ना। ये किसका हो गया, एल्यूमिनियम का। सिलिकॉन की बात करते हैं, परमाणु क्रमांक कितना होता है, सिलिकॉन का 14 होता है, तो क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6, यहां पर लिख दो आप लोग 3s2, और यहां पर लिख दो आप 3p2। अब देखो पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखना, मैंने क्या बोली आप लोगों से कि आप लोगों को आईपी सेकंड और आईपी थर्ड के अंदर मैक्सिमम डिफरेंस कहां से, तो यहां पर मैंने ट्रिक क्या बताई है, ट्रिक मैंने ये बताई है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्योंकि आईपी सेकंड और आईपी थर्ड के अंदर मैक्सिमम डिफरेंस देख रहे हो ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन को देखो, अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकल रहा है तो वही आप लोगों का आंसर होगा। चलो चेक करते हैं, तो देखो यहां पर हम पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तभी तो तीसरे इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है। पहला इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा है आप लोगों का, एस से, और दूसरा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का किससे निकल रहा है, पी से। 2 इलेक्ट्रॉनों को निकलने के बाद फिर क्या बच रहा है यहां पर 2p5, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन तक तो हम लोगों को कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लगाना है, 2 इलेक्ट्रॉन तो आप नॉर्मल तरीका से निकाल दो। पहले इलेक्ट्रॉन एस से निकल चुका है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन आप लोगों का 2p6 से निकल चुका है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका क्या बचा, 2p5। चलो ठीक है, इसका देखते हैं, इसका 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसके, तो फिर क्या बचा आप लोगों का 2p6 बचा इसका, ठीक है ना। अब बात करता हूं मैं इसकी, पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकल गया इसका, पी से, दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे किसका निकल गया, एस से, तो यहां पर क्या बचेगा 3s1, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो किससे निकलेगा, 3s से। चलो ठीक है, इसमें करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आप लोग किससे निकाल चुका, पी से, तो ये क्या हो गया 3s2। आप सुनो मेरी बात ध्यान से,
अब देखो दो दो इलेक्ट्रॉन सबके निकाल दिए। अब देखो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन जिस कॉन्फ़िगरेशन से निकल रहा है, अगर वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हुआ तो वही हमारा आंसर होगा। तो देखो तीसरा इलेक्ट्रॉन 2p5, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 2p5 तो s टाइप विन्यास होता है, ठीक है ना। यह बात करता हूं इसकी, ठीक है ना, ये हो गया। बात करता हूं मैं बी वाले की, 2p6, तीसरा इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा है, 2p6। बिल्कुल ये हम लोगों का आंसर हो सकता है क्योंकि आप लोगों को पता है तीसरा इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकल रहा है, तो ये हम लोगों का आंसर हो सकता है। इसको अभी साइड में कर देते हैं हम, पहले अभी और ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, शायद हो सकता है और में और कुछ हो, ठीक है ना। इस वाले को देखते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन हमारा किससे निकल रहा है, 3s1 से। तो 3s1 तो आपको पता है s टाइप कॉन्फ़िगरेशन होता है। और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर किससे निकल रहा है, यहां पर भी आप लोगों को पता है तीसरा इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा है, 3s2 से। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि आप लोगों को पता है यहां पर कौन है। अब एक बात तो पता लग गई, हम लोगों को आंसर सी नहीं हो सकता और हम लोगों को आंसर ए नहीं हो सकता। अब आंसर हो सकता है बी या डी में से, ठीक है ना। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर किससे निकल रहा है, 3s2 से, ठीक है ना। और ये जो बी वाला आंसर है इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा है, 2p6 से। तो एक बात बताओ यार, एस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, पी का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। भैया पी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका पूर्ण पूरित विन्यास होता है, पूर्ण पूरित तो इसका भी होता है, लेकिन एस के कंपेयर में जो पी का जो विन्यास होता है, पूर्ण पूरित विन्यास होता है, मतलब फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए अब आप लोगों का आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। ट्रिक वही है, दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल के देखो, अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकल रहा है तो वही आप लोगों का आंसर होगा। बात समझ में आ गई ना। अगर कोई आप लोगों से आईपी थर्ड और आईपी फोर्थ का डिफरेंस पूछे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो बाहर, और 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन देखो वो कहां से निकल रहा है। अगर चौथा इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकल रहा है तो वही आप लोगों का आंसर होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन आप लोगों का कौन सा हो गया, ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का तीसरे नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को सामने चौथे नंबर का क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को सामने चौथे नंबर का क्वेश्चन लेता हूं। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चलो, सभी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को सामने ले रहा हूं मैं, ठीक है ना। यहां पर क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, ध्यान से समझना, एक एक चीज को ध्यान से समझते चलना। निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आयनन विभव का मान अधिकतम होगा, अधिकतम होगा, ठीक है ना, अधिकतम होगा। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, 4 ऑप्शनों को सॉल्व कीजिए, ए बी सी और डी, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दे दिए, इनको आप लोग सॉल्व करके मुझे बताना, ठीक है ना। यहां पर लिख दिया आप लोगों के लिए मैंने हीलियम, यहां पर लिख दिया 2s1, ठीक है ना। यहां पर लिख दिया हीलियम 2s2 2p1, ठीक है ना। यहां पर लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए हीलियम 2s2 2p3, ठीक है ना। और यहां पर लिख दिया मैंने आप लोगों के लिए हीलियम 2s2 2p5, ठीक है ना। इसमें बताइए आप लोग कि आईपी का मान सबसे ज्यादा किस कॉन्फ़िगरेशन में होगा, सबसे ज्यादा किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में होगा, निकालिए। देखो बोर्ड की तरफ देखिए, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लेना। क्वेश्चन ये है, निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आयनन विभव का मान अधिकतम होगा। तो आप लोगों को देखना है कि किसका आईपी का मान सबसे ज्यादा होगा, कौन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। करो इसको सॉल्व। अब काफी स्टूडेंट, देखो आप लोगों को पता है आप लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, सबसे बड़ी गलती ये होती है आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखो जो कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें स्टूडेंट्स को क्वेश्चन तो आते हैं, मैटर पूरा याद होता है, क्वेश्चन करने की भी उसमें क्षमता होती है, लेकिन गलती वो कहां पर कर जाता है, सिली मिस्टेक। कंपटीशन लेवल एग्जाम की सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि वो सिली मिस्टेक कर जाते हैं। वो सिली मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है। पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसके बाद उसको सॉल्व करो। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम क्वेश्चन में एक दो चीजों को देख के फिर अरे ये तो सीधा ही उसको सॉल्व कर देते हैं, फिर बाद में पता लगता है कि क्वेश्चन पूछ कुछ रहा था और हम लोगों ने क्या कर दिया, ठीक है ना। आप लोगों को आंसर देना तो आता है, लेकिन आप लोगों को पता है आपकी कमजोरी क्या होती है,
क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हो, और ये जो सिली मिस्टेक होती है, ये सिली मिस्टेक की वजह से कंपटीशन रहता है। बात समझ में आ गई ना। जिस दिन भी आप लोगों ने अपनी सिली मिस्टेक है, जो छोटी छोटी गलती होती है, जिस दिन उनको सुधार लिया, उस दिन आप लोगों को कोई भी किसी भी कंपटीशन में नहीं रोक सकता, क्योंकि आप लोगों को चीजें तो आती हैं, लेकिन वो छोटी छोटी गलती कर देते हो, और उन छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसके बाद उस पर अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए। अब देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, काफी स्टूडेंटों ने क्या किया होगा। अब जैसे कि अभी इसको सॉल्व करते हो, अरे यार ये तो बहुत सीधा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर तो सी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2p3 है, और सर ऐसे बोल रहे थे कि जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है, तो कॉमन सी बात है, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो शायद सी वाले का ही होगा। लेकिन यही तो सिली मिस्टेक होती है, यहीं पर तो आप लोग गड़बड़ कर चुके हैं। ये आंसर आप लोगों को गलत है। जिन स्टूडेंटों ने सी को आंसर किया है वो स्टूडेंटों का गलत है। इसका आंसर होगा, वो क्या होगा, डी होगा। मैं बताता हूं इसका आंसर डी क्यों होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, ये इलेक्ट्रॉन विन्यास मैंने किसका लिखा है, लिथियम का। ठीक है ना। ये मैंने किसका लिखा है, बोरॉन का। ये मैंने किसका लिखा है, नाइट्रोजन का। और ये किसका लिखा है मैंने, फ्लोरीन का। तो एक बात बताओ यार मुझे, क्या फ्लोरीन के आईपी के मान ज्यादा होते हैं या नाइट्रोजन के आईपी के मान ज्यादा होते हैं? मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताए थे कि फ्लोरीन के आईपी के मान सबसे ज्यादा होते हैं, जो इनका आवर्त होता है उसमें फ्लोरीन के आईपी के मान ज्यादा होंगे, उससे कम किसके होंगे, नाइट्रोजन के, और उससे कम किसके होंगे, ऑक्सीजन के। लेकिन आप लोगों ने सिली मिस्टेक क्या करी, आप लोगों ने क्या देखा कि यार यहाँ पर तो एस में तो यहाँ पर तो कम होंगे, यहाँ पर तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ पर भी पी के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। फिर आपने 2p3 देखा, आप खुश हो गए, यार 2p3 ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो यही हम लोगों को आंसर होगा। गलत। क्योंकि इसको तो देख लो, ये आप लोगों को पता है, ये जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, ये किसका है, फ्लोरीन का है। और आप लोगों को पता है कि फ्लोरीन के जो आईपी के मान होते हैं वो नाइट्रोजन से क्या होते हैं, ज्यादा। नाइट्रोजन के ऑक्सीजन से तो ज्यादा होते हैं, लेकिन फ्लोरीन से क्या होते हैं, कम। अगर यहां पर 4 होता, अगर यहां पर 4 होता ना, तब तो आपका आंसर कौन हो जाता, सी, नाइट्रोजन वाला। लेकिन आप लोगों को पता है यहां पर 5 है, और ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है वो मैंने किसका लिखा है, फ्लोरीन का लिखा है। तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि फ्लोरीन के आईपी के मान नाइट्रोजन से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसलिए सबसे पहले आप लोगों का फ्लोरीन होगा। ठीक है ना। फ्लोरीन, फ्लोरीन के सबसे ज्यादा होंगे, उससे कम किसके होंगे, नाइट्रोजन के, और उससे कम किसके होंगे, ऑक्सीजन के। मेरी बात आप लोग समझ में आई है, नहीं आई? इसलिए मैं बोलता हूं सिली मिस्टेक मत करो। मैं फिर बोल रहा हूं, जिस दिन छोटी छोटी गलतियों को आप लोगों ने करना बंद कर दिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको कंपटीशन में नहीं रोक सकती। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना तो आप लोगों को आता है, पूरा मैटर आप लोगों को आता है, लेकिन क्वेश्चन पर वो मैटर, वो अप्लाई कैसे करना है, वो आप लोगों को नहीं आता। वो तभी पॉसिबल होगा जब पहले क्वेश्चन को, पहले तो पूरा मैटर अच्छे से समझो। ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ, क्लासों को अच्छी तरीके से समझ लो, सर ने क्या बोला है। ठीक है ना। क्लासों को अच्छी तरीके से समझने के बाद फिर जो मैटर समझा है उसको क्वेश्चन पर अप्लाई करना सीखो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, और उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, तब जाके आप लोगों की छोटी छोटी गलती, सिली मिस्टेक है, कम होंगी। आप लोगों की बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 को लेता हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कीजिए आप लोग। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनने हैं ना, वो सभी टाइप के क्वेश्चनों का एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन हो या 1000 क्वेश्चन हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो मैं आप लोगों के लिए फिर से बता देता हूं, यहां पर प्रत्येक टाइप का मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बता रहा हूं। अब आप लोगों के सामने चाहे एक क्वेश्चन हो या 1000 क्वेश्चन हो, आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहां पर 100 प्रॉब्लम भी करवा दूं तो भी क्या हो रहा है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट से अगर पूरी चीजें आप लोग अच्छी तरीके से क्लियर कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट को पकड़ो, ट्रिक को पकड़ो, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है उनको सभी को सोल्व कर दो। ठीक है ना। चलो ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन को लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के आयनन विभव के मान क्रम से होंगे, क्रम से होंगे, क्रम से मतलब रेस्पेक्टिवली, क्रम से होंगे मतलब रेस्पेक्टिवली होंगे। ठीक है ना। वो 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ए, बी, सी और डी। ठीक है ना। 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो। यहां पर मैं आप लोगों के लिए कुछ वैल्यू दे रहा हूं, जैसे कि यहां पर लिख दिया मैंने,
ये तो किसका लिख दिया मैंने, नाइट्रोजन का, और ये किसका लिख दिया मैंने, ऑक्सीजन का। ठीक है ना, क्रम से मतलब रेस्पेक्टिवली, पहला नाइट्रोजन का होगा, दूसरा किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। ठीक है ना, यहां पर लिख दिया 14-3 और यहां पर लिख दिया मैंने 14-3। ठीक है ना, यहां पर लिख दिया मैंने आप लोगों के सामने 14-3, यहां पर कितना लिख दिया 13-6, यहां पर लिख दिया 13-6 और यहां पर मैंने क्या लिख दिया आप लोगों के लिए 13-6 और यहां पर भी मैंने आप लोगों के लिए क्या लिख दिया 13-6। ठीक है ना, 13.6। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको सोल्व करना है। एक बार फिर से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसके बाद इसको सोल्व करो। ठीक है ना, ये 13.6 13.6, 14.3 14.3, 14.3 13.6, 13.6 13.6। ठीक है ना, इसको सोल्व करो, क्या आंसर आप लोगों का क्या होगा। कर दिया, चलो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बताता हूं। एक बात बताओ यार, सामने वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के आयनिक विभव के मान क्रम से कौन से होंगे, मतलब आंसर कौन सा होगा आप लोगों का। तो मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन के आईपी के मान ज्यादा होते हैं, ऑक्सीजन के ज्यादा होते हैं। हम लोगों को पता है नाइट्रोजन के आईपी के मान ज्यादा होते हैं और ऑक्सीजन के कम होते हैं। ये है, नाइट्रोजन के आईपी के मान क्या होते हैं, ज्यादा, और ऑक्सीजन के क्या होते हैं, कम। तो कॉमन सी बात है यार, जो संख्या ज्यादा होगी वो तो किसकी होगी, नाइट्रोजन की, और जो संख्या कम होगी वो किसकी होगी, ऑक्सीजन की। चलो चेक करते हैं, यहां पर बराबर है दोनों के, गलत, क्योंकि नाइट्रोजन के आईपी के मान ज्यादा होते हैं और ऑक्सीजन के क्या होते हैं, कम होते हैं। ये आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हम लोगों का नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर भी दोनों की वैल्यू बराबर दे रखी है। ये आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये हम लोगों का आंसर, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के आईपी के मान ज्यादा होते हैं और ऑक्सीजन के आईपी के मान कम होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोजन के लिए कितनी दे रखी है, 14.3, और ऑक्सीजन के लिए कितनी दे रखी है, 13.6। ठीक है ना, तो कॉमन सी बात है, नाइट्रोजन के आईपी के मान ऑक्सीजन से क्या होते हैं, ज्यादा। और ये भी आप लोगों का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर भी दोनों की वैल्यू बराबर दे रखी है। तो दोनों की वैल्यू तो बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम जानते हैं कि आईपी के मान नाइट्रोजन के ज्यादा होते हैं और ऑक्सीजन के कम होते हैं। तो जो ज्यादा वैल्यू होगी वो किसकी होगी, नाइट्रोजन की, और जो कम वैल्यू होगी वो किसकी होगी, ऑक्सीजन की। तो ये ज्यादा वैल्यू तो किसकी हो गई आप लोगों की, नाइट्रोजन की, और ये जो कम वैल्यू हो गई वो किसकी हो गई, ऑक्सीजन की। तो आंसर होगा आप लोगों का सी। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5 हो गया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगला क्वेश्चन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको ध्यान से समझना आप लोग। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में यहां से आप लोगों का क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 6 ये हो गया, क्षार धातुओं का, क्षार धातुओं का, क्षार धातुओं का जल में, जल में अपचायक क्षमता, मतलब रिड्यूसिंग पावर, अपचायक क्षमता, रिड्यूसिंग पावर, अपचायक क्षमता का क्रम बताइए, मतलब ऑर्डर बताना है, क्रम बताइए, अर्थात आप लोगों को ऑर्डर बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आप लोगों को बना है। तो देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले तो मैं क्षार धातुओं को अर्थात एल्केलाइन मेटलों को लिख देता हूं। तो देखो एक वर्ग के अंदर जो क्षार धातु होती है, एल्केलाइन मेटल होती है, वो कौन कौन सी होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, और कौन होती है, सीजियम। ये कौन हो गई आप लोगों की क्षार धातु, कौन सी हो गई, क्षार धातु अर्थात एल्केलाइन मेटल, और ये उनके मैंने किसको लिख दिया, वर्ग को लिख दिया। अब एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि जो अपचायक क्षमता होती है, रिड्यूसिंग पावर होती है, वो हम किसको बोलते हैं। देखो अपचायक क्षमता का मतलब ये होता है कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी परमाणु जितनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, उसकी अपचायक क्षमता, रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज्यादा होती है। तो एक वर्ग के अंदर हम जब देखते हैं तो आप लोगों को पता है, वर्ग में जो हम स्टडी करते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर करते हैं, और ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आईपी का मान होता है वो घटता है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आईपी का मान होता है वो घटता है। देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकलेगा। जब हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आईपी का मान घटता है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो आकार होता है, वो साइज होता है, वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन आप आसानी से निकाल सकते हो, और अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आईपी के मान घट जाएंगे। और आप लोगों को पता है, अभी मैंने क्या बोली है, कि अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो अपचायक क्षमता, रिड्यूसिंग पावर है, वो आप लोगों की बढ़ जाएगी। इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो अपचायक क्षमता है, अर्थात जो रिड्यूसिंग पावर है, अपचायक क्षमता अर्थात जो रिड्यूसिंग पावर है, वो आप लोगों की बढ़ेगी। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन हम लोगों को क्या है कि क्षार धातुओं का जल में अपचायक क्षमता, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताइए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम, ये कौन हो गया, हमारा वर्ग हो गया, ठीक है ना, ये हमारा वर्ग हो गया,
तो ऊपर से नीचे की ओर जब हम जाते हैं तो अपचायक क्षमता रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी। इसके आधार पर तो ये हुआ कि सीजीएम की अपचायक क्षमता रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। लेकिन बेटा एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना, इसको आप अपवाद बिल्कुल एक्सेप्शनल केस मान लेना कि जलीय माध्यम में अर्थात वाटर के अंदर जो सबसे ज्यादा अपचायक क्षमता होती है, सबसे ज्यादा जो रिड्यूसिंग पावर होती है, वो किसकी होती है? लिथियम की। ये बात हमेशा अपवाद के रूप में, एक्सेप्शनल केस के रूप में ध्यान में रख लेना कि अगर माध्यम आपने जलीय ले रखा है, अगर वाटर का माध्यम ले रखा है और वहां पर अगर कोई आप लोगों से ये पूछ ले कि यहां पर अपचायक क्षमता रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो वहां पर आप लोगों को जवाब होगा लिथियम। क्योंकि लिथियम की पूरी आवर्त सारणी में, मैं पूरी पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं, लिथियम की पूरी आवर्त सारणी में, पूरी पीरियोडिक टेबल में जलीय माध्यम में अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा अपचायक क्षमता किसकी होनी चाहिए थी? सीजीएम की। लेकिन माध्यम आप लोगों ने कौन सा ले रखा? जलीय। माध्यम आप लोगों ने कौन सा ले रखा? जलीय। तो जलीय माध्यम में जो इसका ऑर्डर होगा, जलीय माध्यम में जो इसका ऑर्डर होगा, जलीय माध्यम में अपचायक क्षमता का क्रम, अपचायक क्षमता का क्रम, क्षमता का क्रम, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जलीय माध्यम में किसकी अपचायक क्षमता होती है, किसकी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होती है? लिथियम की। होनी किसकी चाहिए थी? सीजीएम की। लेकिन जलीय माध्यम में सबसे ज्यादा किसकी होती है? लिथियम की। लिथियम की लिखने के बाद फिर वही ट्रेंड फॉलो हो जाएगा। लिथियम तो अपवाद में आ गया, जलीय माध्यम में सबसे ज्यादा अपचायक क्षमता किसकी होती है? लिथियम की। फिर वही आ जाएगा, ठीक है। लिथियम से कम फिर किसकी होती है? सबसे ज्यादा लिथियम की, फिर उससे कम किसकी होती है? सीजीएम की, ठीक है ना। फिर सीजीएम से कम किसकी होती है? रूबिडियम की। रूबिडियम से कम किसकी होती है? पोटेशियम की। और पोटेशियम से कम किसकी होती है? सोडियम की। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। ध्यान में रखना, माध्यम कौन सा ले रखा है? जलीय माध्यम में लिथियम की जो अपचायक क्षमता होती है, जो रिड्यूसिंग पावर होती है, वो पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होती है, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है लिथियम। फिर इसी के अंदर, इस ऑर्डर के अंदर फिर सीजियम, फिर रूबिडियम, फिर पोटेशियम, और सबसे कम किसकी होती है? आप लोगों की सोडियम की। लेकिन अगर माध्यम उसने जलीय नहीं लिया और यहां पर आप लोगों के लिए गैसीय माध्यम, गैसीय माध्यम, गैसीय माध्यम या वाष्प अवस्था, वाष्प अवस्था, ठीक है ना। गैसीय माध्यम ले लिया, गैसीय अवस्था लिख देता हूं यहां पर, गैसीय अवस्था ले ली की मतलब गैस स्टेट ले ली या वेपर स्टेट ले ली, गैसीय अवस्था ले ली या वाष्प को हम क्या बोलते हैं? वेपर स्टेट ले ली। तो फिर ट्रेंड आप लोगों का यही रहेगा। क्या रहेगा? सीजीएम की सबसे ज्यादा होगी, सीजीएम से कम किसकी होगी? रूबिडियम की। रूबिडियम से कम किसकी होगी? पोटेशियम की। पोटेशियम से कम किसकी होगी? सोडियम की। और सबसे कम किसकी होगी? इसके अंदर लिथियम की। ये बात आप लोगों को विशेषकर ध्यान में रखना कि अगर जलीय माध्यम ले रखा है, एक्वस सॉल्यूशन ले रखा है, वाटर ले रखा है, तो सबसे ज्यादा जो अपचायक क्षमता होती है, रिड्यूसिंग पावर होती है, वो किसकी होती है? लिथियम की। फिर आप लोगों को वही ट्रेंड फॉलो हो जाएगा कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है। तो फिर सीजीएम आएगा, फिर रूबिडियम आएगा, फिर पोटेशियम आएगा, सोडियम आएगा। लेकिन सामने वाले ने जलीय माध्यम नहीं लिया है और सामने वाले ने गैसीय माध्यम या वाष्प अवस्था, वेपर स्टेट ली है, तो फिर तरीका वही रहेगा। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ती है, रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है, तो फिर रेगुलर ट्रेंड को फॉलो करेगा। रेगुलर ट्रेंड का होगा कि सबसे ज्यादा किसकी होगी? अपचायक क्षमता सीजीएम की। सीजीएम से कम किसकी होगी? रूबिडियम की। रूबिडियम से कम किसकी होगी? पोटेशियम की। पोटेशियम से कम किसकी होगी? आप लोगों की सोडियम की। और सबसे कम किसकी होगी? लिथियम की। ठीक है ना। ये ट्रेंड, ये जो आप लोगों का ऑर्डर है, ये किस में रहेगा? गैसीय अवस्था या वाष्प अवस्था, गैस स्टेट या आप लोगों की वेपर स्टेट में। और ये जो ऑर्डर है वो आप लोगों का किसमें रहेगा? जलीय माध्यम में, अगर आप लोगों ने वाटर को माध्यम लिया है। बात समझ में आ गई ना। इसलिए दोनों ऑर्डरों को आप लोगों को ध्यान में रखना। जो आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चले हो, वहां पर ये चीज जरूर लिख लेना। ये जो ऑर्डर है वो किसमें? वाटर के अंदर, और ये जो ऑर्डर है वो किसमें? गैस अवस्था या वेपर स्टेट, वाष्प अवस्था में। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सिली मिस्टेक मत करना, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। इस तरीके से आप लोगों के ये 6-7 जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने सभी क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए, ठीक है ना। एक टाइप का मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया। अब एग्जाम में आयन विभव से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन बने, आप लोग आसानी से क्वेश्चन को कर दोगे। आयन विभव के मैंने आप लोगों के जितने भी लेक्चर लिए, ध्यान से एक एक चीज को समझते चलना। अगर किसी भी चीज में किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी तकलीफ होती है, हो सकता है समझते वक्त कोई चीज अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हुई, तो बिल्कुल आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगा। उस चीज को आप लोग बिल्कुल कमजोरी बनाकर मत रखना। अगर कोई कमजोरी आती है तो बिल्कुल आप लोग मेरे से पूछो, मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई जरूर दूंगा, आपकी प्रॉब्लम को दूर करूंगा। और एक बात फिर बता देता हूं
सिली मिस्टेक किसी भी क्वेश्चन में आप मत करना। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना कि सामने वाला बोल क्या रहा है। जब सामने वाले का बोलना समझ में आ जाए कि हाँ यार ये बोल रहा है, उसके बाद ही अपने कॉन्सेप्ट को उस क्वेश्चन पर अप्लाई करना, ठीक है ना। क्योंकि जो कंपटीशन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, वो ये होती है सिली मिस्टेक। ये जो छोटी छोटी गलती करते हो ना, यहीं से कंपटीशन रुकता है। अगर आपने वो छोटी छोटी गलतियों पर काम कर लिया और अगर उनको करना बंद कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत आपके सिलेक्शन को नहीं रोक सकती, ठीक है ना। इसलिए जिस एंगल से, जिस तरीका से आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, उस तरीका से अपनी पढ़ाई को जारी रखना। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो मेरे से शेयर कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।